जय हिंद क्लास। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी विद योर फैमिली। तो आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ 1 शुरू करते हैं। पाठ 1 का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो इन चित्रों में आपने देखा कि बच्चे उंगली से इशारा करते एक दूसरे को समझा रहे हैं। 2 बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं। एक अध्यापक मंच पर भाषण दे रहे हैं। इस प्रकार इन चित्रों में 3 तरह से अपने विचार रखना दर्शाया गया है। पहला इशारों में, दूसरा बोलकर और तीसरा लिखकर। वास्तव में ये अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के तरीके हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों, विचारों व भावनाओं को व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। वास्तव में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को अपनी बात बताते या समझाते हैं। इसकी परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर व पढ़कर ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। आगे भाषा के रूप। वास्तव में भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ है कहना, बोलना। भाष शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग उन सभी साधनों के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से हम स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं वे दूसरों की अभिव्यक्ति को समझते हैं। मनुष्य के मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि ही भाषा की श्रेणी में आती हैं। मनुष्य अपने भावों व विचारों का परस्पर आदान प्रदान बोलकर व लिखकर करता है। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा। अब आगे देखिए, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि 2 किसान आपस में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। आपस में बातें करना, भाषण देना, वाद विवाद करना, बोलकर अपने विचार प्रकट करना, ये सब क्या है, भाषा के मौखिक रूप हैं। अब इसकी परिभाषा है भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सुनकर ग्रहण करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा मानव की मूल भाषा है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मौखिक भाषा की इकाई ध्वनि है। ध्वनि ही मौखिक भाषा का आधार है। टेलीफोन, दूरदर्शन, नाटक, रेडियो, मोबाइल आदि पर बातचीत भी मौखिक ही है। अब देखिए, आप ये देखिए कि मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये कौन सा रूप है, ये भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, आगे देखिए लिखित भाषा। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र द्वारा या मैसेज द्वारा अपने विचार लिखकर भेजता है तो वह भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करता है। इस चित्र में एक बालक होमवर्क कर रहा है तथा दूसरे चित्र में एक अध्यापक लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे लिखित भाषा के रूप हैं। अखबारों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में लिखे लेखों के द्वारा प्रकट किए गए भाव व विचार भी लिखित भाषा है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है, यानी कि लिखित भाषा स्थायी रूप में होती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, परंतु ज्ञान को एक युग से दूसरे युग तक पहुंचाने व सुरक्षित रखने का कार्य लिखित भाषा ही करती है। लिखित भाषा मौखिक ध्वनियों के लिए निश्चित कर दिए गए चिन्हों द्वारा विकसित होती है। इसकी परिभाषा है भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपने भावों व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है वह पढ़कर ग्रहण करता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। आगे देखिए भाषा के प्रकार। भाषा को मनुष्य के बौद्धिक विकास की सीढ़ी माना जाता है। इसे वह अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न तरीकों से कार्यों में लेता है। कार्यों में लेने के तरीकों के कारण हिंदी भाषा के कई प्रकार विकसित हो गए हैं। भाषा के प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 बोली, नंबर 3 राष्ट्रभाषा और नंबर 4 राजभाषा। तो आइए मातृभाषा क्या है उसे पढ़ते हैं। मातृभाषा का संबंध माँ व परिवार से होता है। भाषा सीखने की दृष्टि से माँ जिस भाषा में बोलती है, बच्चा उसी भाषा में बोलता है, क्योंकि अनुकरण द्वारा भाषा शीघ्र ही सीख ली जाती है। यही मातृभाषा है। यदि माँ तथा परिवार के सदस्यों की भाषा पंजाबी, गुजराती या हिंदी है तो बच्चा भी
वही भाषा सीखता है। अब इसकी परिभाषा है, वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माता या अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट, बोली और भाषा। स्थानीय बोलचाल की भाषा को बोली कहा जाता है। बोली का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत यानी कि बहुत ही फैला हुआ होता है। बोली का लिखित साहित्य नहीं मिलता। यह भाषा का प्रारंभिक या अल्प विकसित रूप होती है। बोली का व्याकरण भी निश्चित नहीं होता है। बोली को अंग्रेजी में लोकल डायलॉग कहा जाता है। बोली फर्स्ट से 1 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में बदल जाती है। हिंदी आज भाषा के पद पर सुशोभित है, परंतु यह भी खड़ी बोली के रूप में मेरठ और आसपास के क्षेत्र तक सीमित थी। पहले अवधि, ब्रज और बोलियां भाषा के रूप में प्रचलित थीं, किंतु धीरे धीरे खड़ी बोली भाषा के रूप में विकसित होती गई और अवधि व ब्रज का क्षेत्र सीमित होता चला गया और वे बोली के रूप में ही रह गई। हिंदी की प्रमुख बोलियां जैसे अवधि, ब्रज, बुंदेलखंडी, मैथिली, मारवाड़ी, मेवाड़ी इत्यादि हैं। अब आगे देखिए, राष्ट्रभाषा। जो भाषा पूरे देश में बोली और समझी जाती है तथा पूरे देश को जोड़ने का कार्य करती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह देश की संपर्क भाषा भी होती है। हिंदी पूरे देश में बोली व समझी जाती है, अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। संसार के प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, जैसे इंग्लैंड की अंग्रेजी, रूस की रूसी और फ्रांस की फ्रेंच आदि। आगे देखिए, राजभाषा। अब राजभाषा को पढ़ेंगे। राज के कार्यों व कार्यालयों में कार्य करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी पत्र व्यवहार, कार्यालयीय पत्र व्यवहार, आदेश, अनुदेश, निर्देश जिस भाषा में दिए जाते हैं वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुरूप भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान में राजकाज के संचालन हेतु 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में ये सम्मिलित भाषाएं हैं, जैसे नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, बंगाली, डोगरी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, उड़िया, मणिपुरी, असमिया। तो ये भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। आगे पढ़ते हैं हम लिपि। लिपि क्या है? लिपि शब्द संस्कृत की लिप्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है लीपना या लिखना। जो मौखिक ध्वनियाँ हम उच्चारित करते हैं उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी के लिखने के ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था देवनागरी के नाम से जानी जाती है, अतः हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी परिभाषा है, भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखने के लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब आगे देखिए, कुछ भाषाएं और लिपि हैं। देवनागरी लिपि देवनागरी है, और भाषाएं कौन कौन सी आती हैं देवनागरी में? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, गुजराती, प्राकृत, पाली आदि। आगे देखिए, रोमन लिपि, इसमें आती है अंग्रेजी, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, जर्मन, डच, पुर्तगाली आदि। आगे देखिए, फारसी लिपि में फारसी, अरबी, उर्दू भाषाएं आती हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी, बांग्ला लिपि में बंगाली, तेलुगु में तेलुगु और तमिल लिपि में तमिल। ये सब क्या है? हमारी भाषाएं और लिपि। आगे भाषा, भारत के प्रदेशों की कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं। एक तरफ भाषाएं हैं और एक तरफ भाषाओं के प्रदेश। मराठी भाषा का प्रदेश है महाराष्ट्र। कोंकणी भाषा का प्रदेश है कोंकण।
गोवा। नेपाली का नेपाल। कश्मीरी भाषा का कश्मीर। बोडो नागालैंड बोडो प्रदेश। गुजराती भाषा का गुजरात। मैथिली का है पूर्वी बिहार का मैथिल प्रदेश। पंजाबी भाषा का पंजाब जम्मू हिमाचल। बंगाली भाषा का पश्चिमी बंगाल। तेलुगु भाषा का कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश और सीमांचल। तमिल भाषा का है तमिलनाडु प्रदेश। तो देखिए ये हमने पढ़ा लिपि को और उनकी लिपि भाषा प्रदेश। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का सही प्रयोग व विश्लेषण करना सीखते हैं। वास्तव में व्याकरण एक व्यवस्था है, यानी कि एक क्रम है जिसके अपने भाषा प्रयोग के नियम होते हैं। नियमों की वह व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है। इसकी परिभाषा है वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाती है। आगे देखिए व्याकरण के अंग। प्रयोग के आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग हैं नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो आइए इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। वर्ण विचार प्रकरण के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार। इस प्रकरण के अंतर्गत शब्द स्वरूप, शब्द भेद, शब्द प्रकार, लिंग वचन आदि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 3 वाक्य विचार। इस प्रकरण के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, पद परिचय आदि पर विचार किया जाता है, जिसमें विराम चिन्हों के प्रयोग आदि भी सम्मिलित हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने पाठ 1 भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली पार्ट 1 को पढ़ा। तो आप इसे पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।